वेलकम टू बायोलॉजी मंत्रा। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल चैप्टर का पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या होता है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। या स्पेशली आप कह दीजिए कौन सा सेल? एनिमल सेल। ठीक है। तो ये किसी भी सेल का, या आप यूँ कह लीजिए एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग हुआ करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, और ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके ढेर सारे मतलब कि स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। जैसे कि आपकी गोल्गी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है वैसे। उसके बाद में लाइसोसोम है, यहाँ पे भी लाइसोसोम है, यहाँ पर आपका राइबोसोम है, यहाँ पर आपका राइबोसोम है, यहाँ पर भी राइबोसोम है, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो सेल को कवर करे है, जो सेल को कवर करके रखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को आप कह दीजिए क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो एनिमल सेल का होता है। ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है कुछ इस प्रकार से। उनमें आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की। सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है ये मैं आपको जब सेल वॉल पढ़ाऊंगा तब आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना जानें कि जो सेल सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, स्पेसिफिकली एनिमल सेल का। ठीक है। तो जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आप यूँ कह लीजिए उसको SPM कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सेल ऑर्गेनल मौजूद हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही जा पाएंगी, कि भाई साहब आपको मैंने सेलेक्ट किया है कि आप ही इसके अंदर जाएंगे, और कोई दूसरा चीज़ इसके अंदर नहीं जा सकता है, या आप जो हैं आप अंदर इसके जाएंगे और कोई नहीं जा सकता है। और मान लीजिए कोई चीज़ सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर था, बाहर से अंदर आना चाहता था। मान लीजिए कोई चीज़ सेल के अंदर है और वो बाहर जाना चाह सकता है, बाहर जाना चाहता है। तो नाउ ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये उन्हीं चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देगा जो सेलेक्ट किए गए होंगे कि भाई साहब आप ही बाहर जाएंगे। ये किसी भी अरे गहरे चीज़ को ना तो अंदर आने देगा और ना ही बाहर जाने देगा। ना तो किसी भी अरे गहरे चीज़ को अंदर आने देगा, ना ही किसी अरे गहरे चीज़ को अंदर से बाहर जाने देगा। कुछ सेलेक्टेड मटेरियल जो होंगे उन्हीं को ये अंदर आने देगा, उन्हीं को बाहर जाने देगा। That's why it is known as selectively permeable मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है हमारे पास में, ये मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही परमिएबल यानी कि परमिशन देगा कि आप अंदर जाइए या आप बाहर जाइए सेल के। इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यही बात थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आप और फिर आप यूँ कह लीजिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो क्या होता है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। या स्पेशली आप कह दीजिए कौन सा सेल? एनिमल सेल। ठीक है।
तो ये किसी भी सेल का, या आप यूँ कह लीजिए एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग हुआ करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, और ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके ढेर सारे मतलब कि स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी गोल्गी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है वैसे। उसके बाद में लाइसोसोम है, यहाँ पे भी लाइसोसोम है, यहाँ पर आपका राइबोसोम है, यहाँ पर आपका राइबोसोम है, यहाँ पर भी राइबोसोम है, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो सेल को कवर करे है, जो सेल को कवर करके रखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को आप कह दीजिए क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो एनिमल सेल का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है कुछ इस प्रकार से। उनमें आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की। सेल वॉल की, सेल वॉल क्या होता है ये मैं आपको जब सेल वॉल पढ़ाऊंगा तब आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानें कि जो सेल सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, स्पेसिफिकली एनिमल सेल का। ठीक है, तो जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आप यूँ कह लीजिए उसको SPM कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सेल ऑर्गेनल मौजूद हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही जा पाएंगी, कि भाई साहब आपको मैंने सेलेक्ट किया है कि आप ही इसके अंदर जाएंगे, और कोई दूसरा चीज़ इसके अंदर नहीं जा सकता है, या आप जो हैं आप अंदर इसके जाएंगे और कोई नहीं जा सकता है। और मान लीजिए कोई चीज़ सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर था, बाहर से अंदर आना चाहता था। मान लीजिए कोई चीज़ सेल के अंदर है और वो बाहर जाना चाह सकता है, बाहर जाना चाहता है, तो नाउ ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये उन्हीं चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देगा जो सेलेक्ट किए गए होंगे कि भाई साहब आप ही बाहर जाएंगे। ये किसी भी अरे गहरे चीज़ को ना तो अंदर आने देगा और ना ही बाहर जाने देगा, ना तो किसी भी अरे गहरे चीज़ को अंदर आने देगा, ना ही किसी अरे गहरे चीज़ को अंदर से बाहर जाने देगा। कुछ सेलेक्टेड मटेरियल जो होंगे उन्हीं को ये अंदर आने देगा, उन्हीं को बाहर जाने देगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज selectively selectively permeable मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है हमारे पास में, ये मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही परमिएबल यानी कि परमिशन देगा कि आप अंदर जाइए या आप बाहर जाइए सेल के, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यही बात थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आप और फिर आप यूँ कह लीजिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मान लीजिए आप ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के बाहर 2 CO2 है और सेल के अंदर 5 CO2 है। तो बेटा यहाँ पर 2 CO2 है, यहाँ पर 5 CO2 है सेल के अंदर, तो ज़्यादा कहाँ पर है? सेल के अंदर है। तो बेटा कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करती है। ठीक है, जैसे आपके जो टीचर होंगे उनसे नॉलेज आप तक आ जाएगा, लेकिन आप उनको नहीं टीच कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में नॉलेज कम है। तो इसी वजह से कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। मान लीजिए यहाँ पर 5 CO2 है, यहाँ पर 2 CO2 है, तो बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाएगा, मतलब कि सेल के अंदर से सेल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस ऑक्सीजन के लिए होगा। अगर मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 O2 है, बाहर 10 O2 है, 10 O2 है,
तो अंदर में कम है, बाहर में ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर आ जाएगा। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन गैस के लिए होता है, और गैस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहीं पर कोई वाटर अंदर आ जाए, बाहर से कोई क्या आ जाए, कोई वाटर आ जाए अंदर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्मोसिस इज अ process is a process of flowing of water H2O from a region of higher concentration to region of lower concentration through selectively permeable membrane। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक एनिमल सेल को, किसको, अगर एक एनिमल सेल को या फिर एक प्लांट सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा जाए, किसी बीकर के सॉल्यूशन में रखा जाए, तो उस सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई बीकर है, ठीक है, ये कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या बना हुआ है भाई साहब? इसमें वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर एक सेल रखा हुआ है। आप मान लीजिए कि जो सेल है उसमें आधा केजी वाटर है। ठीक है, मान लीजिए, बस ये सब होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि इस सेल में आधा किलो वाटर है और उस बीकर में 5 किलो वाटर है, यानी कि बीकर में 5 केजी वाटर है। तो आप बताइए वाटर किस में ज़्यादा है, सेल में ज़्यादा है, इस सेल में ज़्यादा है, या बीकर में ज़्यादा है? बीकर में ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बीकर का पानी चला जाएगा सेल के अंदर, इस बीकर का पानी चला जाएगा सेल के अंदर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेल गेन वाटर, सेल ने वाटर को गेन कर लिया। कब कर लिया? जब सेल के अंदर पानी कम था और सेल के सराउंडिंग में यानी बीकर में मतलब वाटर ज़्यादा था। तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल वाटर को गेन कर ले, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल वाटर को गेन कर ले, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि फिर से वही ले लीजिए आप। ये बीकर है, ठीक है, यहाँ पर पानी है इसमें, ठीक है, ये एक सेल है। बस उल्टा कर दीजिए, सेल को आप 5 केजी दे दीजिए और बीकर में 2 केजी ले लीजिए, 2 केजी ले लीजिए। ठीक है, तो आप बताइए भाई साहब किस में पानी ज़्यादा है? सेल में ज़्यादा है। तो अब होगा क्या, सेल पानी बाहर निकाल देगा, सेल पानी बाहर निकाल जाएगा और पानी भर जाएगा इस बीकर में। तो होगा क्या, जो सेल हो जाए, सेल होगा, ये जो सेल है ये श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इस कंडीशन में ये कह सकता हूँ कि सेल लॉस यानी कि लॉसेस वाटर। तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें सेल वाटर को लॉस कर दे, मतलब सेल अपने अंदर का वाटर बाहर निकाल दे। इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब लास्ट में आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चा लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझिए आप, ऐसा मीडियम या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सेल के अंदर और उसके सराउंडिंग में सेम हो, मतलब कि सेल में भी 2 kg हो और बीकर में भी 2 kg हो, या फिर सेल में 1 kg हो, बीकर में भी 1 kg हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों जगह इक्वल है, मतलब कि जो सेल है उसमें भी 1 kg है और जो बीकर है उसमें भी 1 kg है। तो इस वजह से कोई भी वाटर, ना तो सेल का वाटर उसमें बीकर में जाएगा, ना बीकर का सेल में जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कोई भी चीज को ना गेन करे ना लॉस करे। ठीक है, तो आप बताइए कि इन तीनों कंडीशन में, मतलब कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, इन तीनों ही कंडीशन में ऑस्मोसिस हो रहा है या डिफ्यूजन हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर वाटर की बात आ रही है, वाटर हर जगह है। तो डिफ्यूजन मैंने बताया था गैस के लिए यूज होगा और ऑस्मोसिस वाटर के लिए होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑस्मोसिस होगा। मोस्ट प्लांट्स क्या होता है, मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं, मोस्ट प्लांट जो होते हैं वो वाटर को गेन कर लेते हैं, वाटर को गेन करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। कोई भी मेम्ब्रेन हो प्रोटीन और लिपिड का ही बना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण ही वो सेल के ग्रोथ में मदद करता है, यानी सेल ग्रोथ इसका फंक्शन हो गया। दूसरी चीज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गया। तीसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है। क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन। सेल ग्रोथ करवाएगा, ऑस्मोसिस करवाएगा। आपने देखा ही था किस तरह से CO2 सेल के अंदर आ रहा था, और सॉरी CO2 नहीं, किस तरह से वाटर सेल के अंदर आ रहा था, सेल से बाहर जा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कोई चीज़ ये भी देखा जाए तो वाटर अंदर ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सॉरी, सेल वॉल। तो यार सेल वॉल देखो, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस सेल के इस सेल के एक मिनट, इस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाएगा जिसको हम कहेंगे सेल वॉल। क्या कहेंगे भाई साहब, सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होगा ये प्लांट्स में, किसमें, प्लांट्स में, फंगस में और कुछ बैक्टीरिया में, इन्हीं में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एनिमल्स में सेल वॉल अपसेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होगा,
प्लांट्स में, फंगस में और कुछ बैक्टीरियाज में। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने इतना देखा। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड होने की वजह से रिजिड होने की वजह से रिजिड होने की वजह से ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लस में सेल को शेप देता है। सेल को शेप देता है। उसके बाद में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और मोस्टली जो सेल वॉल होता है, मोस्टली जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। अगर मैं बात करूं प्लांट की, किसकी? प्लांट की, फंगस की और बैक्टीरिया की, तो यार देखो, जो प्लांट है उसका सेल वॉल सेलुलोज का ही बना होगा। जो फंगस है उसका सेल वॉल काइटिन का बना होगा, CHITIN, काइटिन का बना होगा। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। किसका? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यानी कि MUCOPOLYCHRID, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। या इसी को पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द न्यूक्लियस। So thanks for watching this video.